हेलो बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हाँ तनु बेटा, आवाज आ रही है? वेरी गुड। बस 5 मिनट आप रुको, देखते हैं प्रवीण कुमार ज्वाइन करेगा कि नहीं। ठीक है ना? ओके। के बारे में जो बात की थी अभी पहले 11 था। हाँ? तो वही टारगेट ही है। हमने बेटा पिछली बार रेप्लिकेशन के बारे में आपको बताया था, याद होगा आपको। पिछली बार आपने क्लास की थी, मुझे याद है। तो पिछली बार हम रेप्लिकेशन पढ़े थे। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमको आरएनएस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म है बेटा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक पार्टिकल कितना होता है m1r1 इसमें पार्टिकल का m2r2 इसमें पार्टिकल का m3r3 राइबोस न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में हम लिखते हैं आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होगा बेटा। आरएनए का स्ट्रक्चर वही जैसे डीएनए चेन होता है, बिल्कुल वैसे आरएनए चेन होता है। डिफरेंस क्या है आपको पता है बेटा? डीएनए चेन में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए चेन में राइबोस शुगर होता है। प्लस दूसरा डिफरेंस ये है कि डीएनए चेन में नाइट्रोजन बेसिस 4 टाइप्स के होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन आरएनए चेन में नाइट्रोजन बेसिस दूसरे 4 टाइप्स के। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। मतलब थायमिन के बदले वहां पर आपको यूरासिल मिलेगा। ठीक है ना? आरएनएस बेटा सेल के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। RNAs in cells are of 3 types। हाँ ये आपको पता होगा शायद। वायरसेस कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जी बेटा एकदम सही। देयर आर सम वायरसेस इन विच आरएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। उन वायरसेस को बेटा हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस, लाइक HIV, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना? बट यहां पर हम वायरसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ आरएनए के टाइप्स के बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का हम शॉर्ट में लिखते हैं mRNA। आप प्रवीण कुमार, आवाज आ रही है तुमको? हाँ, गुड इवनिंग। मैसेंजर आरएनए या हम बोलेंगे mRNA, राइट। पहले देखो ये mRNA आता कहां से? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हम मान लेते हैं ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान से देखना। मान लो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये मान लो, एक मिनट,
5 प्राइम एंड और ये रहा 3 प्राइम एंड। यहां पर दूसरे स्ट्रैंड पे ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दो चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब यही है। ठीक है ना, एक का डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम आगे की तरफ, दूसरा का डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम पीछे की तरफ। और ये मान लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े रहते हैं by means of bonds. Those bonds are known as hydrogen bonds. आपको पता ही है, अगर एडेनिन है तो एडेनिन के सामने रहेगा थाइमीन। मान लो अगर ये एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमीन रहेगा, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर ये ग्वानिन है तो सामने रहेगा साइटोसिन, दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये आपको पता है ना। तो ये एक DS बोले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है जी। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं। 2 स्ट्रैंड्स में से बेटा एक स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक मिनट थोड़ा सा गलत कर दिए। एक स्ट्रैंड को बेटा जी हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरे चेन को हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट। टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट ऐवे ही नहीं लगाना है, फर्जी नहीं लगाना है। ध्यान रखेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन देखो, 3 प्राइम यहां है, 5 प्राइम यहां। ठीक है ना। और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही बनेगा आरएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसी वाली स्ट्रैंड है ऑन विच RNA is formed. RNA is formed by the process of transcription. टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड है जिस पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और एक आरएनए बनेगा। ठीक है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का के ऊपर आरएनए नहीं बनने वाला। तो बनेगा कैसे आरएनए? सीधी सी बात है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तब जाके आरएनए बनेगा। ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये 2 चेन्स ना सेपरेट हो जाएंगे बेटा, अलग अलग। ये देखो, ये रहा ऊपर वाला स्ट्रैंड और ये रहा नीचे वाला स्ट्रैंड। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा टूट चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये 2 चेन्स ना सेपरेट हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के प्रोसेस को बेटा जी बोलते हैं डिनेचुरेशन। मतलब डीएनए का जब डिनेचुरेशन होगा, डिनेचुरेशन का मतलब है 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना और 2 चेन्स अलग अलग होना। तो 2 चेन्स अलग हो गए, डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो गए डिनेचुरेशन की वजह से। अब क्या होगा, मान लो यहां पर T था, यहां पर C था, यहां पर A था, C T A। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, A, यहां पर होगा G, A का कॉम्प्लीमेंट है T, C का कॉम्प्लीमेंट है G, T का कॉम्प्लीमेंट A और A का कॉम्प्लीमेंट T। ये था इस डीएनए में। अब डीएनए चेन सेपरेट हो चुके हैं। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक और नया वाला स्ट्रैंड बनेगा।
इसी नए वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे आरएनए स्ट्रैंड। देख लो भाई, ये बनेगा कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो टी के बदले आना चाहिए यहाँ पर ए, सी के बदले आना चाहिए जी, ए के बदले आना चाहिए था टी। लेकिन आपको पता है आरएनए में टी नहीं होता, थायमीन नहीं होता, थायमीन के बदले क्या आएगा, यू, बोले तो यूरासिल। तो सी के बदले आएगा जी, टी के बदले आएगा ए, और ए के बदले आएगा यू। ये बन गई हमारी आरएनए चेन। ध्यान से देखना, इस आरएनए चेन को अगर गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो तुम लोग को पता चलेगा आरएनए चेन का जो बेस सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस मतलब ये ए जी यू जी ए यू, ये बेस सीक्वेंस इसका बराबर होता है किसके, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं लिखने वाला हूं यहां पर, बेस सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए is similar to non-template strand। आरएनए चेन का बेस सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा होगा, सिर्फ यूरासिल का डिफरेंस होगा। जहां पर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में टी है, वहां पर आरएनए में टी के बदले होगा यू। यहाँ टी था, यहाँ पर होगा यू, बाकी सेम है, ए की जगह पर ए, जी की जगह पर जी, जी की जगह पर जी, और ए की जगह पर ए। ठीक है, लेकिन इस आरएनए चेन का बेस सीक्वेंस बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। बहुत ही याद, क्या मतलब, ये लॉजिक ही है, तुम लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये भी हम लिखेंगे क्या, बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज, एक तो होता है सिमिलर, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बट डीएनए के नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। तुम लोग देख सकते हो इसमें। एक और बात आपको याद रखनी है बेटा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को बेटा बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, जो आरएनए डीएनए से बनने वाला है, उस आरएनए का बेस सीक्वेंस कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और वो बेस सीक्वेंस होगा सिमिलर टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। सिर्फ डिफरेंस होगा टी और यू का। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, एक जो आरएनए है, ये आरएनए किससे बनेगा, आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए के कौन से चेन से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ये बनेगा, और इसका बेस सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन सिमिलर टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसमें अगर कोई डाउट है तो बता दो। हाँ तनु, हाँ प्रवीण, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ प्रवीण, कोई दिक्कत है क्या? हाँ प्रवीण, अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, मान लो ये अगर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बन चुका है आरएनए,
तो ये रहा आरएनए। आरएनए का सबसे पहला सीक्वेंस होगा ए, यू, जी। बाद में क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है। बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा डीएनए में टी, यू के बदले डीएनए में आएगा सी, जी के बदले सॉरी यू के बदले आएगा ए और जी के बदले आएगा सी। ठीक है, चलो हम पूरा सीक्वेंस लिख ही देते हैं। सी टी ए जी सी 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 जी ए टी सी। तो सी का कॉम्प्लीमेंट बेटा यहां पर जी, टी का कॉम्प्लीमेंट यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट यू, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट यू, जी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट जी, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, सी का कॉम्प्लीमेंट जी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए का कॉम्प्लीमेंट यू, टी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी का कॉम्प्लीमेंट जी। ठीक है, तो ये बना हमारा एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसी मैसेंजर आरएनए को ध्यान से देख लो, इस मैसेंजर आरएनए को ध्यान से देख लो। ध्यान से इसमें देखने की क्या जरूरत है? जो पहला वाला 3 लेटर्स है AUG और जो लास्ट वाले 3 लेटर्स है UAG। ठीक है, ठीक है ना? AUG और UAG, इनको याद रखना, हम दूसरे पेज पे बताने वाले। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ प्रवीण, हो गया? ओके, ध्यान से देखिए। तो अब हमारे पास एक आरएनए है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौन से आरएनए की? mRNA, राइट? एक मिनट, हमारे पास एक mRNA है। कितना हो गया? mR², किसका? रिंग का। ठीक है जी, तुम लोग को याद होगा mRNA में सबसे पहले 3 लेटर्स कौन से थे? AUG, और लास्ट में 3 लेटर्स कौन से थे? UAG। ठीक है ना? ये हो गया हमारा हाँ जी, जो ये AUG है ना बेटा, हर mRNA के 5 प्राइम एंड पे, ध्यान से सुनना, हर mRNA के 5 प्राइम एंड पे AUG ही होगा और हर mRNA के 3 प्राइम एंड पे या तो UAG होगा और UAG और या हो सकता है UGA। और UAG, UGA और UAA, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब AUG और इन तीनों में से जो भी होगा, इनके बीच में भी क्या होगा? इनके बीच में भी होगा सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ठीक है, इस सीक्वेंस ऑफ बेसिस को, जिसमें 5 प्राइम एंड पे AUG और 3 प्राइम एंड पे UAG, UGA और UA हो, इस सीक्वेंस ऑफ बेसिस को हम बोलते हैं, कहां से लेके, यहां से यहां तक,
इसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम। ठीक है। और ये सिस्ट्रॉन या रीडिंग फ्रेम बना कहां से बेटा? ये बना है एक जीन से। जीन मतलब डीएनए से। डीएनए के जीन के कौन से स्ट्रैंड से बना है ये बना है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से। क्लियर है? ये बना है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड से। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ जीन। जीन मतलब डीएनए का फ्रैगमेंट। तो एक जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनने का प्रोसेस, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास एक एमआरएनए आएगा। इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे होगा एयूजी और 3 प्राइम एंड पे होगा यूएजी, यूजीए और यूएए। इन दोनों लेटर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं रीडिंग फ्रेम या सिस्ट्रॉन। एक जीन से केवल एक सिस्ट्रॉन बनेगा, ये याद रखियो। राइट? ठीक है। अब देखो, ये जो बेटा एमआरएनए है ना, ये अभी इनकम्प्लीट है। दिस एमआरएनए इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे यहां पर एक कैप भी लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? कैप। जब तक कैप नहीं होगा तब तक ये इनकम्प्लीट है। अब आप बोलोगे सर ये कैप क्या है? कैप भी बेटा एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन। 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड के 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और ये 5 प्राइम एंड के बाद लगा होगा। अभी भी इनकम्प्लीट है, इसको इनकम्प्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे? 3 प्राइम एंड के बाद आएगा ए, 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 ऐसे करके। अब आप बोलोगे सर ये पी पी क्या लिखे हो? पी मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बेटा। बहुत सारे एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इस चीज को हम बोलेंगे पॉली ए टेल। अब ये एमआरएनए कंप्लीट है, और ऐसा वाला एमआरएनए आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या है ये? इट इज एन यूकैरियोटिक एमआरएनए। और आप याद रखेंगे बेटा, यूकैरियोटिक एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे एक कैप लगी होती है, और यूकैरियोटिक एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पे एक टेल लगी होती है ना? 5 प्राइम एंड पे कैप, कैप 7 मिथाइल ग्वानोसिन मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल। पॉली मतलब मेनी एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब सवाल ये है कि इस यूकैरियोटिक एमआरएनए पे एयूजी और यूएजी के बीच में जो ये रीडिंग फ्रेम है, जिसको हमने सिस्ट्रॉन बोला, एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का एक नाम भी है बेटा। क्या? मैं लिखूंगा, पहले आपको दिखाई देता हूं। एक डायग्राम है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत टाइप का डायग्राम, वो मैं लाता हूं।
यानी इस एलिमेंट को डीएम को लिख रहा हूं मैं लिख सकता हूं इस तरीके से m अपॉन x1 प्लस x2 dx। ठीक है, शायद इस चीज को जानते होंगे, शायद ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को। तो क्या है ये, कोई आइडिया? वेरी गुड, दिखाई दे रहा है नहीं? आराम से इसको देख लो। इज इट विजिबल टू यू? ये जेनेटिक कोड है बेटा। क्या है जेनेटिक कोड? ध्यान से सुनो, मैं यहां लिखने वाला हूं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब है, नहीं दिख रहा? तनु तुमको दिख रहा है ना? तो प्रवीण कुमार को क्यों नहीं दिख रहा? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, sequence of nucleotides on mRNA from 5' end to 3' end between AUG बेटा तुम्हारा एक बार रिफ्रेश करो तब दिख जाएगा। रुको मैं रिफ्रेश करता हूं। between AUG and, हाँ प्रवीण अभी दिखाई दे रहा है? हाँ 3' end between AUG and UAA और UAG और UGA। जो मैंने यहां लिखा है इसको ध्यान से देख लो। क्या लिखा मैंने लिखा mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है जो स्टार्ट होती है mRNA के 5' एंड से 3' एंड तक। कहां से? AUG और इन तीनों के बीच की सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बच्चे बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। क्या है? जेनेटिक कोड is triplet, TRIP, triplet। triplet का मतलब है composed of 3 nucleotides, composed of 3 nucleotides। हर एक, हाँ 3 nucleotides। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। जेनेटिक कोड इस सबको बोलते हैं जो AUG और UAG, UAA और UGA के बीच में होगा mRNA के ऊपर। इसमें 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड वर्ड्स हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्या? 64 different types of code words। Genetic code is composed of 64 different types of code words। different types of code words। इन कोड वर्ड्स को हम सिंपल लैंग्वेज में कोडॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है? AUG और UAG के बीच में 64 बराबर 64 होंगे नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कैसा होगा।
ठीक है, लेकिन इन्हीं 64 में से कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। मतलब अगर यहाँ पर यू 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 है, यू के बाद हो सकता है यू यू जी। एग्जाम्पल बता रहा हूं, चलो सी यू जी, देन मान लेते हैं यू ए यू, देन मान लेते हैं ए यू यू, मान लेते हैं बेटा जी ए यू, ऐसे करके ये सीक्वेंस बराबर लास्ट तक जाएगी। चलो मान लेते हैं सी सी जी, ठीक है, आ गया ना। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एमआरएनए के ऊपर कोड वर्ड्स का एक सीक्वेंस होता है या कोडॉन्स का एक सीक्वेंस होता है। इस कोडॉन्स के सीक्वेंस में, क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, मैंने कहा ट्रिपलेट है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट मतलब हर एक कोड वर्ड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है ना। तो एमआरएनए के ऊपर 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम एंड पे खत्म होगा एक सीक्वेंस ऑफ कोड वर्ड्स या सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स। इस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स में सबसे पहले एयूजी होगा। एयूजी को बेटा जी हम बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन। क्या? इनिशिएटिंग कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन। और यूएजी, यूजीए और यूएए, इन तीनों को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स। नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। एयूजी कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन। एयूजी अगर आप इस डिब्बे में देखोगे, देखो ये रहा एक कोडॉन, ये रहा दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन। हर कोडॉन, हर कोड वर्ड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना है ना। अच्छा, एयूजी ढूंढेंगे तो ये रहा एयूजी, आपको मिलेगा एयूजी। एयूजी कोड वर्ड का मतलब है बेटा मेट, मेट मतलब मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन एक अमाइनो एसिड है। तो मतलब अगर एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले इनिशिएटिंग कोडॉन एयूजी होगा, इसका मतलब इस एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाली है, जो प्रोटीन बनने वाला है, उस प्रोटीन का सबसे पहला अमाइनो एसिड बेटा मिथ्योनाइन होगा। समझ रहे हो बात? हाँ, सबसे पहला मिथ्योनाइन होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू 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 अगर एमआरएनए पे है, तो इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने वाला होगा उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में यू 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 वाला कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड कोड करेगा, आप देख सकते हो पीएचई। पीएचई का मतलब है फिनाइल एलानिन। ल्यू का मतलब है ल्यूसीन, ल्यूसीन। आईएलई का मतलब है आइसोल्यूसीन, वीएल का मतलब है वैलिन। ऐसे करके 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ये 20 अमाइनो एसिड्स इन्हीं 64 कोड वर्ड से कोड होते हैं। 64 से नहीं, इसमें से 3 तो स्टॉप कोडॉन्स भी है ना। कौन कौन सा? यूए, यूएजी और यूजीए, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये 3 किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करने वाले। समझ रहे हो बात? तो जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बना कहां से? ये एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। किससे बना? फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ ए जीन। इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे, अगर ये यूकैरियोटिक है तो 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। इस 7 मिथाइल ग्वानोसिन को हम कैप भी बोलते हैं। 3 प्राइम एंड पे एक पॉली ए टेल है, पॉली एडेनोसिन टेल। फिर कैप के बाद इनिशिएटिंग कोडॉन होगा जिसका नाम है एयूजी, और 3 प्राइम एंड पॉली ए टेल से पहले एक स्टॉप कोडॉन होगा। ये स्टॉप कोडॉन यूएए या यूएजी और यूजीए हो सकता है। इन्हीं दो कोडॉन्स के बीच में, इनिशिएटिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में एक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, या एक सीक्वेंस होती है कोडॉन्स की। इसी कोडॉन्स की सीक्वेंस को हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे या रीडिंग फ्रेम बोलेंगे। और यही रीडिंग फ्रेम एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को बनाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उस चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को बेटा हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ लिए? तो अगर आपको पूछा जाएगा यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर, आप बोलोगे यूकैरियोटिक एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैप लगा होता है, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल लगी होती है,
5 प्राइम एंड पे कैप के बाद होगा इनिशिएटिंग कोडॉन, और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल से पहले होगा स्टॉप कोडॉन। इनिशिएटिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में होगा एक रीडिंग फ्रेम, मतलब सिस्ट्रॉन। ये रीडिंग फ्रेम क्या होता है? रीडिंग फ्रेम का मतलब है अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या सीक्वेंस ऑफ कोड वर्ड्स, ट्रिपलेट कोड वर्ड्स। तो टोटल जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोड वर्ड्स होते हैं। 64 में से 3 कोड वर्ड्स होते हैं स्टॉप कोड वर्ड्स, बाकी बचे 61 कोड वर्ड्स कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। इज इट ओके? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ प्रवीण, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। ओके, आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको mRNA इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बताया, लेकिन mRNA बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का mRNA कैसा होता है जरा उसको भी देख लें, है ना? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर का mRNA, व्हाट इज दैट लाइक? अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का mRNA ड्रॉ करूं, क्या किया इसका है n कितना लिखा n अपॉन l dx x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है। एक हुआ n अपॉन l sin स्क्वायर, तो ये रहा x स्क्वायर dx AUG, यहाँ पर यूज लेके l था। ठीक है। AUG के बाद आएगा सीक्वेंस ऑफ कोड वर्ड्स, लेकिन बीच में यहां पर स्टॉप कोडॉन आएगा। फिर से AUG, initiating codon, then a sequence of nucleotides, sequence of codons के बाद फिर से आएगा stop codon, फिर वही क्या sequence of codons, सॉरी stop codon के बाद आएगा initiating codon AUG, AUG के बाद sequence of codons, फिर से stop codon। देख लो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक mRNA में डिफरेंस देख लो भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने तुमको बताया है AUG और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स है, इसी सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रीडिंग फ्रेम, या हम इसको बोलते थे सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन और रीडिंग फ्रेम। फिर से यहां से स्टार्ट, यहां से बेटा यहां तक एक और सिस्ट्रॉन, फिर से यहां से यहां तक सिस्ट्रॉन। समझ रहे हो बात? क्या है ये? इट इज द प्रोकैरियोटिक mRNA। प्रोकैरियोटिक
mRNA। क्या करना है, दोनों को ऐड करना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक mRNA के साथ अगर कंपेयर करेंगे, एक और चीज मैं लिखने वाला हूं, नो कैप और नो टेल। ठीक है, तो अगर तुम कंपेयर करोगे, तुम बोलोगे यूकैरियोटिक mRNA में केवल एक ही रीडिंग फ्रेम होगा, एक ही सिस्ट्रॉन होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक mRNA में मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। भाई है कि नहीं? तो प्रोकैरियोटिक mRNA हैज, मैं बताऊंगा हैज, उसमें कैप क्यों होता है, इसमें कैप क्यों नहीं होता बताऊंगा। हैज मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज वाई प्रोकैरियोटिक mRNA को हम बोलते हैं पॉली, पॉली मतलब मैनी, सिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, while as eukaryotic mRNA, eukaryotic mRNA is known as monocistronic mRNA। ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा प्रवीण थोड़ी देर के बाद। अब मैंने तुम लोग को बताया एक सिस्ट्रॉन से कितना पॉलीपेप्टाइड बनेगा, 1 पॉलीपेप्टाइड। इस दूसरे सिस्ट्रॉन से दूसरा पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा तो एक सिस्ट्रॉन से, याद रखना, एक रीडिंग फ्रेम एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तीसरे सिस्ट्रॉन से तीसरा पॉलीपेप्टाइड। बट अगर हम यूकैरियोटिक mRNA की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक mRNA में केवल एक सिस्ट्रॉन होता है, तो यूकैरियोटिक mRNA से कितने, एक mRNA से कितना पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ओनली 1, राइट। ये पॉइंट हम लिख देंगे यहां पर, यूकैरियोटिक mRNA it gives rise to only 1 polypeptide, and prokaryotic mRNA L²/12 अभी सीखा हम लोगों ने, बताओ। it gives rise to multiple number of polypeptides। एक और चीज, अच्छा, ये mRNA चाहे पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो या मोनोसिस्ट्रॉनिक, कहां बना, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, कहां बना ये, डीएनए में बना, जीन में बना, बना कि नहीं, आया ना। mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो या मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये किस पे बनता है, जीन के ऊपर बनता है। जीन मतलब डीएनए, उस जीन के कौन से स्ट्रैंड पे बना था, टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट, बोलो भाई, जीन के कौन से स्ट्रैंड पे बना, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, वेरी गुड। तो ऐसे वाले जीन्स, ध्यान से सुनना, ऐसे वाले जीन्स
जो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनएस को बनाते हैं, जिनसे बाद में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। बेटा जी ऐसे वाले जीन्स को हम बोलते हैं क्या? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे वाले जीन्स जिनसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा, मतलब जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जन्म देगा प्रोटीन सिंथेसिस में, उनको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। बताओ कितना मजेदार है ये, है ना? तो तुम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए के बीच में डिफरेंस पता चला ना? हाँ, तो अब मैं तुम लोग को बताऊंगा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में कैप और टेल क्यों नहीं होता, यूकैरियोटिक एमआरएनए में कैप और टेल क्यों होता है, राइट? किसने कहा प्रवीण कुमार तुमसे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं होता? किसने कहा ये कहां से लाए हो ये इंफॉर्मेशन? ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हाँ तनु बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, अब देखो जब इधर से घुमा रहे हैं इधर कितनी है, आई बात समझ में? बेटा एक मिनट ऐसा क्या होगा, n b स्क्वायर अपॉन प्लस। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, रुको। एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। मान लो आगे सीखने वाले हैं हम लोग क्या हो रहा है यार। सर्कुलर प्लेट। क्या आपको ये समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जानना बहुत जरूरी है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कितना रोल है इसमें? इसके अबाउट सपोज इट इज एन यूकैरियोटिक सेल। हाँ जी बेटा, बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें डीएनए होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। ये मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल बोलो, प्लांट सेल बोलो, कुछ भी। यूकैरियोटिक सेल में तुम लोग को पता है डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये मान लो न्यूक्लियस है। और तुम लोग को ये भी पता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। उन पोर्स को अपन न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनियो। क्रोमोसोम है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम मतलब डीएनए। ये मान लो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इस डीएनए का बेटा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं क्योंकि मैं तुम लोग को फिलहाल आरएनए की बेसिक्स बता रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन इजी है।
और ट्रांसक्रिप्शन से यूकैरियोटिक सेल में बना, न्यूक्लियस के अंदर बना एक mRNA। क्या बना? mRNA। लेकिन बेटा जी ये mRNA किसी काम का नहीं है। अभी ये mRNA किसी काम का नहीं है, ये बाहर आएगा। क्या आएगा बाहर? कहां पर? सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इस mRNA के साथ काफी सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये अभी किसी काम का है नहीं, पूरा बना नहीं है, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी। कौन सी मॉडिफिकेशंस? जब ये बाहर आएगा, mRNA जब बाहर आएगा, इट विल अंडरगो पोस्ट, ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है ये, इट इज एन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तब जाके बना एक mRNA। इस mRNA का क्या होगा? ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, अब इसमें होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनिए, तो जो न्यूक्लियस के अंदर ये mRNA बना ना बेटा, इसको हम mRNA नहीं बोलेंगे, क्योंकि mRNA तब बोलते हैं जब ये कंप्लीटली बना होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं hnRNA। hnRNA का मतलब है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या? hnRNA का मतलब है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, यही हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होगा, तुरंत बाहर आते हैं। कौन कौन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे? अब देखो, सबसे पहले इसमें होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसमें होता है कैपिंग। और तीसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसमें होता है टेलिंग। लेट अस टॉक अबाउट दिस स्प्लाइसिंग फर्स्ट। स्प्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। जब ये आरएनए सेल के न्यूक्लियस से बाहर आएगा, तो ये आरएनए कुछ ऐसा होगा। छोटा सा ही मैंने बनाया। ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया, ये शेडेड पोर्शन बेटा कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन मतलब इसमें ऐसे वाले कोड वर्ड्स होंगे जो अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। और जो नॉन शेडेड रीजन है बेटा, नॉन शेडेड रीजन को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन में अनशंट कुछ ऐसा होता है जिसका कोई मतलब नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए के जीन के जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड ये बना है, ये एचएनआरएनए है ना, जब ये एचएनआरएनए बना डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से, एक मिनट, जहां से ये बना है उस जीन के पास भी यही था। उस जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे भी कोडिंग रीजन्स थे और नॉन कोडिंग रीजन्स थे। बेटा कोडिंग रीजन्स को हम बोलते हैं एक्सॉन्स, EXONS।
टेम्पलेट स्ट्रैंड के डीएनए जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो कोडिंग रीजन था उसको एक्सॉन्स बोलेंगे, इसलिए इस आरएनए के कोडिंग रीजन को भी हम एक्सॉन बोलेंगे। और नॉन कोडिंग रीजन्स पे होंगे इंट्रॉन्स, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ जीन के ऊपर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स थे, कोडिंग रीजन्स और नॉन कोडिंग रीजन्स थे। सीधी सी बात है, वो कोडिंग रीजन्स और नॉन कोडिंग रीजन्स, वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स इस एचएनआरएनए के ऊपर भी आ गए। अब नॉन कोडिंग रीजन का कोई मतलब नहीं, नॉन कोडिंग रीजन्स को बाहर निकलना है, ठीक है ना। तो यहां पर एक दो नॉन कोडिंग रीजन्स है, इनको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद कोडिंग रीजन्स को जुड़ना है। कोडिंग रीजन्स कितने हैं? 3, एक्सॉन्स 3, इंट्रॉन्स 2, 1 2 3। समझ रहे हैं ना बात? नॉन कोडिंग रीजन्स को निकाला जाता है, निकलते हैं ये बाय मींस ऑफ अ मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो कैसे होगा स्प्लाइसिंग, देख लो। नॉन कोडिंग रीजन मतलब इंट्रॉन बाहर, तो बचा क्या? एक्सॉन। नॉन कोडिंग रीजन मतलब इंट्रॉन बाहर, तो बचा क्या? एक्सॉन। इंट्रॉन बाहर, तो बचा क्या? एक्सॉन। ये रहा इंट्रॉन, ये रहा इंट्रॉन। अब ये बाहर बाहर कैसे होंगे बेटा? स्प्लाइसिंग के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, वही एंजाइम्स इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिए काट के, बचे केवल एक्सॉन्स। अब क्या होगा? बहुत सारे एंजाइम्स स्प्लाइसिंग मशीनरी में होते हैं, वो एंजाइम्स ना इन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देंगे, तब जाके जो आरएनए बनेगा उसकी बेटा लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन उसमें अब सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन्स ही बचे हैं। तुम लोग देख सकते हो, ये कोडिंग रीजन आ गया, दूसरा कोडिंग रीजन आ गया, तीसरा कोडिंग रीजन। अब इसमें केवल एक्सॉन्स ही एक्सॉन्स हैं, सिर्फ कोडिंग रीजन्स हैं, अब इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एमआरएनए से, एमआरएनए तो बोलेंगे नहीं, जिसमें एक एचएनआरएनए से नॉन कोडिंग रीजन्स मतलब इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, कट के निकल जाते हैं, और फिर कोडिंग रीजन्स मतलब एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। एंड स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए इज डन बाय अ मशीनरी, उस मशीनरी को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या है ये स्प्लाइसियोसोम? बेटा स्प्लाइसियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसी में। बताओ समझ आया? हाँ जी समझ आया, हाँ या ना? अगर दिक्कत है, डाउट है तो बताओ जल्दी से, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन। हाँ प्रवीण कुमार, ओके हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लिया तनु? स्क्रीनशॉट लिया? मुझे फिर से ये डायग्राम चाहिए। हाँ, तो आई नीड टू ड्रॉ दिस अगेन। क्या रखा था हमने? एक यूकैरियोटिक सेल थी हमारे पास, इस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये था इसका न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना था एक छोटा सा एच एंड हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बाहर आया, बाहर इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, और उनमें से पहला हमने स्प्लाइसिंग पढ़ लिया, राइट। अब इसके पास, इस आरएनए के पास अब दूसरा प्रोसेस होगा, मतलब ये चीजें तो साइमल्टेनियसली साथ साथ होती हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो जो अब हमारा आरएनए है, अब ये एचएनआरएनए नहीं रहा, अब ये प्री एमआरएनए बन चुका है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स ही हैं, ई बोले तो एक्सॉन, ई बोले तो एक्सॉन, सिर्फ कोडिंग रीजन्स, a sequence of codons only, ठीक है। अब होगा इसका कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग के बाद ये हमारा जो प्री एमआरएनए है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एमआरएनए। ये लगा कैप और ये लगा टेल, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम। अब प्रवीण कुमार ने सवाल पूछा था, सर कैप क्यों होता है, बिल्कुल हम बताएंगे। अब ये बन गया एक फंक्शनल एमआरएनए। कैप, ठीक है, ये रहा ये एमआरएनए। तो कैप इसमें क्यों लगी रहती है बेटा? कैप दो काम करती है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स this eukaryotic mRNA from exonuclease enzymes. एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डीएनए और आरएनए को कट करने वाले एंजाइम्स घूमते रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को कट करने वाले एंजाइम्स को हम न्यूक्लियसेस बोलते हैं। अगर न्यूक्लियस एंजाइम ने बीच में काटा तो एंडोन्यूक्लियस, एंड्स पे काटा तो एक्सोन्यूक्लियस। देखो, अगर 5 प्राइम एंड पे काटेगा तो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, तो 5 प्राइम पे काट नहीं सकता क्योंकि वहां पर कैप लग चुका है। कैप लग चुका है, इसलिए 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए के ऊपर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली जो टेल है, टेल इसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज से? फ्रॉम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक। 3 प्राइम पे जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स अटैक कर सकते थे उससे बचाएगा टेल। लेकिन कैप दूसरा काम भी करेगा। जब इस एमआरएनए को राइबोसोम के ऊपर बैठना होता है, क्यों बैठेगा ये राइबोसोम के ऊपर? क्योंकि भाई इसके अंदर कोडेड मैसेज है ना, इसके अंदर जेनेटिक कोड है, इस एमआरएनए के अंदर कोड वर्ड्स हैं, वही कोड वर्ड्स डिकोड होके प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। लेकिन वो काम होता है कब? जब ये एमआरएनए राइबोसोम के ऊपर बैठेगा। तो ये जो 5 प्राइम कैप है ना बेटा, ये इसको राइबोसोम के साथ अटैच होने में मदद करेगा। It helps it to attach with a ribosomal subunit, a ribosomal subunit, a ribosomal small subunit. राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। यूकैरियोटिक सेल्स का स्मॉलर सब यूनिट जो होगा उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है 40s। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच करने में कैप उसको मदद करेगा, राइट, ठीक है। तो ये रीजन है कि यूकैरियोटिक सेल्स में एमआरएनए पे कैप और टेल क्यों होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के ऊपर कैप और टेल क्यों नहीं होता? ये भी तो सही है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जिस जीन से बनेगा वो जीन प्रोकैरियोटिक जीन होगा। प्रोकैरियोटिक जीन्स में कोई भी कोडिंग रीजन्स और नॉन कोडिंग रीजन्स नहीं होते।
प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर कोई भी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ कोडिंग रीजन ही होते हैं। दैट इज वाई वहां पर स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लस जब mRNA बना, चलो दूसरे पेज पे बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, नहीं तो अगर डाउट है तो पूछ लो। हाँ, तनु स्क्रीनशॉट हो गया? तनु बेटा आवाज आ रही है? चलो ठीक है। अब देखो हम प्रोकैरियोटिक सिनेरियो की बात करते हैं। मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अरे भाई मैं वही तो बोलने जा रहा हूं भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में कैप क्यों नहीं है वही बोलने जा रहा हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। इधर देखो, ये मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, नथिंग, डायरेक्टली ये न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में है। अब देखो मतलब न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए है, तो इस डीएनए में भी जीन्स होंगे। उन जीन्स के टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा आरएनए, ठीक है। ये लो भाई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। सोचो जरा, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर। अब भाई यहां तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डायरेक्टली कहां पर होगा? सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये बना भैया आरएनए। इस आरएनए को हम बोलेंगे एमआरएनए। ये पहले से ही फंक्शनल होता है। क्या? पहले से ही ये आरएनए फंक्शनल होता है, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं, नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग, क्योंकि इसमें एक्सॉन्स इंट्रॉन्स का चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन्स ही होते हैं, देयर आर नो इंट्रॉन्स। तो इस एमआरएनए में भी इंट्रॉन्स नहीं होंगे, राइट? अब देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें कैप और टेल क्यों नहीं होता? अगर ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो कैप टेल क्यों नहीं? ध्यान से देखना, मैं इसको जूम करके यहां दिखाऊंगा। राइट, ये था डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए। इस पूरे प्रोसेस को जूम करके यहां दिखाया। तो ये मान लो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, उस जीन का टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पे आरएनए बनने वाला है। ये रहा टेम्पलेट का 3 प्राइम और ये रहा टेम्पलेट का 5 प्राइम, और ये रहा उसी जीन का नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओपन हो चुका है। अब देखो सीन क्या है, ये आरएनए बन रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए बन ही रहा है, अभी आरएनए बन ही रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं। 3 प्राइम एंड अभी भी डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच ही है, क्योंकि अभी इसका फॉर्मेशन हो ही रहा है। 5 प्राइम एंड जैसे ही अलग हो गया, ओपन हो गया, भाई इसके साथ ना राइबोसोम अटैच हो जाएगा ऐसे। अब बताओ, जब इसके साथ राइबोसोम अटैच हो गया, कौन से एंड पे?
5 प्राइम एंड पे राइबोसोम अटैच हो गया ना, इसके 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम अटैच हो गया, ये राइबोसोम। इसको जिस चीज का डर था 5 प्राइम एंड पे, इसको किस चीज का डर था? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के अटैक करने का डर था। लेकिन वो डर दूर कर दिया किसने? अभी 3 प्राइम एंड से ये बन ही रहा है, 5 प्राइम एंड जैसे ही ओपन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, तो उसके साथ राइबोसोम अटैच हो गया। राइबोसोम के अटैच होने से एक्सोन्यूक्लियस अटैक, तो मतलब वो अटैक तो नलिफाई हो ही गया ना। समझ रहे हो बात? नो exonuclease, no 5 prime exonuclease attack. जब ये तुरंत 5 प्राइम एंड राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो फिर कैप की जरूरत क्या है? क्योंकि कैप 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक से ही तो बचाता था ना। एमआरएनए को 5 प्राइम एंड पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स के अटैक से बचाता था कैप, लेकिन अब ये तुरंत ओपन होने के बाद ही राइबोसोम्स के साथ अटैच हुआ, तो कैप का काम ना राइबोसोम ने कर दिया, तो कैप की जरूरत ही नहीं है। और 3 प्राइम एंड के पास टेल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेल की जरूरत तब पड़ती जब 3 प्राइम एंड ओपन होता। 3 प्राइम एंड स्टिल attached to the template strand. अब बताओ 3 प्राइम एंड पे टेल क्या काम करता था? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स के अटैक से बचाता था, बट यहां पर आरएनए अभी भी किसके साथ अटैच है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच है, तो टेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो नो 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक। अब बताओ प्रवीण, समझ आया कि नहीं? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं? अगर ना मिला हो तो बता दो। क्लियर है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या देख रहे हो? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। अभी हम देखने वाले हैं स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ो फिर। यस, तो ये थी कहानी कौन से आरएनए की? मैसेंजर आरएनए की। मैंने तुमको बताया, दोनों को बताया मैंने, कि मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कितना डिफरेंट होता है, और इनके बनने के प्रोसेस में भी डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं दूसरे आरएनए की। हमारे सेल्स में दूसरे टाइप का आरएनए भी होता है, दैट आरएनए इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। सेल्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज में राइबोसोमल आरएनए ही होता है। राइबोसोमल आरएनए द मोस्ट in percentage inside the cells is this one. ठीक है? इसको राइबोसोमल आरएनए क्यों बोलते हैं बेटा? It forms the component of राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कहने का ये है कि राइबोसोम्स दो चीजों का बना होता है।
दो चीज होते हैं, दो थिंग्स होते हैं राइबोसोम में, एक आरएनए प्लस प्रोटीन्स। राइबोसोम्स में कोई कवरिंग, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, केवल आरएनए और प्रोटीन का ही बना होता है। और आरएनए राइबोसोम के अंदर कौन सा है भाई? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्योंकि ये राइबोसोम्स का कंपोनेंट है, दैट इज व्हाई इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। क्योंकि राइबोसोम्स सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसीलिए राइबोसोमल आरएनए का है। मोस्ट परसेंटेज इन सेल्स। आईसीएम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, आई और आईसीएम दोनों एक्सिस के बीच की मुझे दूरी पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वो दूरी, दूरी यहाँ पर है ये। समझा नहीं, मैं फिर से बोलो। अब एम क्या है? राइबोसोम जब प्रोकैरियोटिक सेल में जरूरी सही है, बट राइबोसोम, रुको मैं तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन करता हूं, तुम अपना माइक ऑन करो, मुझे बताओ, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, बताओ। आप प्रवीण? सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है एमआरएनए से जो जुड़ा हुआ है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, हाँ, तो सर ये राइबोसोम तो सर यूकैरियोटिक सेल में भी तो होता है सर, वहां पे ये कंडीशन क्यों नहीं है? यूकैरियोटिक सेल में ये कंडीशन क्यों नहीं है? ये सर जैसे यहाँ पे सर बताए, मतलब कि सर रुको, प्रोटेक्शन के लिए रहता है ना सर राइबोसोम। अरे भाई मैं तुमको बात पिछले वाले पेज पे वापस लेके चलता हूँ, रुको, ऐसे ही रुकना, ऐसे ही रुकना। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यस सर। हाँ, ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का सिनेरियो मैंने तुमको पूरा दिखाया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एमआरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर बना ना। यस सर। हाँ, अभी ये एक साइड से बन ही रहा है, अटैच ही है, दूसरी साइड से राइबोसोम के साथ अटैच हो गया। मतलब फॉर्मेशन एमआरएनए की कंप्लीट हुई नहीं, बन ही रहा है, दूसरे साइड से तुरंत राइबोसोम आ गया, इसके साथ अटैच हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। क्योंकि सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। अब तुम देख लो यूकैरियोटिक सेल का सिनेरियो, ध्यान से देखना। यूकैरियोटिक सेल, हाँ इधर देखो, यूकैरियोटिक सेल में आरएनए कहां पर बन रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आना है, न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में भी ये कुछ देर रुकेगा ना, यहां पर सब कुछ तुरंत नहीं होता, डिस्टेंस तो कवर करेगा ना आरएनए। न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियस में बनने के बाद इसको डिस्टेंस कवर करनी है साइटोप्लाज्म तक। डिस्टेंस कवर करते करते इसके ऊपर साइटोप्लाज्म में इसके ऊपर अटैक हो सकता है ना, किनका? एक्सोन्यूक्लियसिस का। भाई ये तो वैसी ही बात हुई, देखो ध्यान से सुनो। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन अभी उस प्रोडक्ट का कंप्लीशन नहीं हुआ है। मतलब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का अभी भी मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मैं अपनी फैक्ट्री से इसको दूसरे फैक्ट्री के दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं मॉडिफाई करने के लिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में इस प्रोडक्ट को नुकसान भी तो हो सकता है ना, हो यस सकता सर। है। अब अगर ऐसा होता, मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, उसका मैं मॉडिफिकेशन भी अपनी ही फैक्ट्री में कर दूं, तो सब कुछ काम तुरंत होगा, तब तो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। सेम कहानी यूकैरियोटिक सेल के साथ है। प्रोडक्ट है एचएनआरएनए, ये बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर, अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में भी कुछ देर तक ये मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में इसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स के अटैक का खतरा रहता है। दैट इज व्हाई इसके 5 प्राइम एंड पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये तुरंत ना बनने के तुरंत बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले तो इसके
स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, पहले तो इंट्रॉन्स निकलने चाहिए, इंट्रॉन्स निकलने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, तब तक तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स अटैक कर भी सकते हैं। दैट इज व्हाई स्प्लाइसिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें प्रोटेक्शन जरूरी होती है 5 प्राइम एंड के ऊपर भी और 3 प्राइम एंड के ऊपर भी। अब बताओ, समझ आई? ये सर क्लियर। चलो ठीक है, माइक्रोफोन बंद कर देता हूं। सर धीरे सर, कैमरे बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए बस, मैं खत्म करने वाला हूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, राइबोसोमल आरएनए सेल में सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अब देखो, राइबोसोमल आरएनए बहुत टाइप्स के होते हैं। एक 28S राइबोसोमल आरएनए, दूसरा 18S राइबोसोमल आरएनए, तीसरा 5S राइबोसोमल आरएनए, चौथा, एक पहले ये वाले सुन लो, 28S, सॉरी एक मिनट, इसमें से 28S वाला जो है एंड 5S, ये दोनों होते हैं इन द राइबोसोमल सब यूनिट। कौन सा वाला राइबोसोमल सब यूनिट? लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में। तुमको पता है क्या, यूकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है 60S। ठीक है, और जो 18S वाला राइबोसोमल आरएनए, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 18S है। ये कहां पर होगा? 18S राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन स्मॉलर सबयूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। 40S वाले सब यूनिट में होता है ये। अच्छा, और भी है 23S, हाँ, राइबोसोमल आरएनए, 16S ribosomal RNA. They are found in prokaryotic cells. They are found in prokaryotic ribosomes. They are found in prokaryotic ribosomes. हाँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन कर दो। हो गया। अब बचा हमारा ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। बेटा उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन वगैरह अगली क्लास में बताऊंगा, आज इतना काफी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है ना? हाँ प्रवीण, बेटा YouTube पर लेक्चर डालने के लिए टाइम बहुत निकालना पड़ता है। फिलहाल तो बहुत बिजी हूं, तो मैं तुमको 11th वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा ना, टेंशन काहे ले रहे हो? मैं यहां पर ही पढ़ाऊंगा, एक एक करके खत्म होने दो।
चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज।